हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स के इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। ये है गोलीय दर्पण। पिछले क्लास में समतल दर्पण की कार्यविधि के बारे में हमने बात किया था कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है और उसकी प्रकृति, उनके विशेष गुण, उसके उपयोग, इन टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा किया। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। जिस प्रकार से प्लेन ग्लास में रिफ्लेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिव लेयर लगाने के बाद वो प्लेन मिरर बन जाता था, समतल कांच में परावर्तक सतह लगाने पर समतल दर्पण बनता था, वैसे ही गोलीय कांच में जब परावर्तक सतह लगाते हैं तो वो गोलीय दर्पण बन जाता है। जैसे कि देखिए, गोलीय कांच हमें कहां से मिलेगा? जैसे कि आप 100 वाट का बल्ब देखे होंगे, तो 100 वाट का बल्ब का जो स्ट्रक्चर रहता है वो संभवतः लगभग कैसे रहता है? ऐसे आप देखेंगे, बिल्कुल गोलाकार आकृति आपको ऐसे करके दर्पण का हमें मिले, सॉरी उसके ग्लास के इस प्रकार से आकृति हमें मिलेगी। अब ये जो आकृति है, ये जो कांच है, इस कांच को क्या कर दो, दो हिस्से में काट दो। एक हमने क्या किया, इतना 50% हटा दिया, एक हमने इतने 50% को हटा दिया। ये दो वक्र के रूप में, दो कर्वेचर के रूप में हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो दो कर्वेचर के रूप में ब्रेक हो रहा है, तब इसमें पॉलिश करने के दो प्रकार के गुण हैं। जैसे ये इस दिशा में है, इसको भी ऐसे पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसकी दिशा बदल जाएगी, इसकी भी दिशा बिल्कुल क्या हो गई, इसी के जैसे हो गई, इस तरीके से। अब इसमें पॉलिशिंग दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, पॉलिशिंग करने का मतलब है रिफ्लेक्टिंग और प्रोटेक्टिव जो लेयर लगाने हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि पॉलिश हम अंदर से कर सकते हैं इस प्रकार से, और ऊपर के हिस्से को हम रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ेंगे। यदि पॉलिश मैंने अंदर के साइड से किया तो रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, लेकिन जस्ट इसमें क्या है, इसका कंटेंट चेंज है। यदि इसमें पॉलिशिंग हमने कहां से किया, बाहर से किया, तो अब इसमें रिफ्लेक्शन कहां से होगा, अंदर से होगा। तो जिस पॉइंट में ये दो प्रकार के दर्पण हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये भी गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है, और दोनों गोलीय दर्पण की प्रकृति अलग अलग है। एक में पॉलिशिंग इनसाइड से हुआ है और रिफ्लेक्शन आउटसाइड से हो रहा है, ये पहला। दूसरा जो है, पॉलिशिंग आउटसाइड से हुआ है, रिफ्लेक्शन इनसाइड से हो रहा है, ये दूसरे प्रकार का है। तो इनके आधार पर, अर्थात रिफ्लेक्टिव सरफेस के पोजीशन के आधार पर, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर, जिसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण बोलो या स्फेरिकल मिरर हम कहें, इनको दो भागों में क्या किया जाता है, बांटा गया है। पहला वो हिस्सा जिसमें रिफ्लेक्शन आउटसाइड से हो, इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। जबकि वो जिसमें रिफ्लेक्शन इनसाइड से हो रहा है, उसे कॉनकेव कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल मतलब क्या होता है, जिसका तल अव है, अव मतलब धंसा हुआ है या अंदर की ओर झुका हुआ है, वो अवतल कहलाता है। इंग्लिश में देखा जाए तो कॉन मतलब होता है कर्वेचर पार्ट को बताता है, केव का मतलब होता है, केव मतलब होता है गुफा, गुफा मतलब जो चीज अंदर की ओर धंसी हुई हो, तो ये कॉनकेव हो गया। जबकि कॉन्वेक्स में ये कर्वेचर है, और EX जो है वो कौन से वर्ड से बना है, एपेक्स से बना है। अपेक्स जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टॉप पॉइंट होता है या फ्रंट लाइन का ऊंचा बिंदु। तो ये क्या है, ये ऊपरी सतह जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसलिए कर्वेचर जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो ये कर्वेचर एपेक्स से बन गया कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण बन गया। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण के दो रूप में हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया। तो पहला क्लासिफिकेशन था कॉनकेव अवतल दर्पण के रूप में, दूसरा था कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण के रूप में। अब जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इनकी स्टडी में कोई एक दर्पण को लेते हैं और किसी एक दर्पण को लेकर हम पहले पूरे के पूरे उसके टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, और टर्मिनोलॉजीज के बाद उसमें से परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जाकर विभिन्न वस्तु की स्थिति को लेकर हम देखते हुए जाएंगे। तो पहला हेडिंग अब आप डालेंगे, जब गोलीय दर्पण हम पढ़ रहे थे, गोलीय दर्पण में सबसे पहला हेडिंग जिसके ऊपर हमें पूरा का पूरा भी फोकस देना है, वो है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। पहला जो टॉपिक है ये है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, अभी हमने देखा
पहले अवतल दर्पण की संरचना को तो हमने देख लिया कि भाई ये कांच का बिल्कुल इस प्रकार से क्या दे दिया गया, टुकड़ा दे दिया गया। अब इस कांच के ऐसे ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े पर क्या कर दिया गया भाई, इसके बाह्य और इसके बाहर की तरफ इस प्रकार से हमने पॉलिशिंग कर दी। तो ये जो दर्पण बना, ये दर्पण किस रूप में जाना जाता है, कॉन्केव मिरर के रूप में जाना जाता है। मगर जब कभी भी कॉन्केव मिरर को हमें अच्छे से स्टडी करना है तो इसके पहले एक एक पॉइंट को, एक एक पहलू को हमें समझना आवश्यक है। इस मिरर पर जब हम बात करना चालू करेंगे तो सबसे पहला चीज जो हमें स्टडी करना होता है वो है कि इस दर्पण का ठीक मध्य बिंदु कौन सा होगा। यह दर्पण का ये सतह है, इस सतह का एग्जैक्ट जो मिडिल पॉइंट होता है, ये जो मिड पॉइंट है बिल्कुल ये बीच का जो बिंदु दिख रहा है, अर्थात इसका भी 50% एरिया, इसका भी 50% एरिया। ये दर्पण एक लाइन के रूप में नहीं रहता है, एक सतह के रूप में होता है, एक सरफेस के रूप में होता है। तो उस पूरे सतह का भी वो मध्य बिंदु होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसको साइड से देख रहे हो, साइड व्यू में आपको ऐसा दिख रहा है, और फ्रंट से देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे गोला ही दिखाई देगा। उसके एकदम बीच वाले बिंदु की हम बात कर रहे हैं। ये बीच वाला बिंदु है, यहाँ से ऐसे करके ऊपर हल्का सा उठा हुआ रहता है। जैसे डिश एंटीना की छतरी आप देखोगे तो बिल्कुल वो कर्वेचर सरफेस है। उस छतरी को यदि आप कांच का एज्यूम कर लो और उसको बाहर से आपने क्या कर दिया, पॉलिशिंग कर दिया, तो उसका अंदर साइड रिफ्लेक्शन होगा और यही रिफ्लेक्टिंग जो मिरर है ये कॉन्केव मिरर कहलाएगा। तो देखिए ये कॉन्केव मिरर है हमारे पास। अब इसका ठीक जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, दिस मिड पॉइंट इज नोन एज पोल, POLE के नाम से जाना जाता है, हम इसे पोल कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण का जो फ्रंट का हिस्सा है, अर्थात इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है, एपर्चर कहते हैं। अर्थात एपर्चर वो पार्ट होता है जिसमें से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आपतित हो सकती हैं दर्पण पे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है एपर्चर। तो एपर्चर का तात्पर्य क्या हुआ, एपर्चर बोले या इसको हम हिंदी में कहते हैं दृश्य क्षेत्र। पोल को क्या बोला जाता है, ध्रुव कहते हैं। तो ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उन सबको देखते जाइए। जैसे कि ये समतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है सॉरी, तो इसका फ्रंट वाला हिस्सा ये वो हिस्सा है, ये वो क्रॉस सेक्शन है जिसमें से प्रकाश की किरणें इस पर क्या होंगे, आपतित होंगी। तो इसको हम दृश्य क्षेत्र कहते हैं, अर्थात जितने से हम देख पाते हैं चीज़ों को, ये दृश्य क्षेत्र हुआ। अब देखो पहला बिंदु था ध्रुव, ध्रुव जो होता है उसके सतह का ठीक मध्य बिंदु। दूसरा है दृश्य क्षेत्र, जो ये जो पॉइंट रहता है ये दृश्य क्षेत्र हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो वक्र दिख रहा है, यदि इसको हमने क्या किया, बिल्कुल इस प्रकार से लेकर एक ऐसा हमने गोलाकार रूप दे दिया। अर्थात देखिए ये जो वक्र है, मगर वक्र को हमने क्या किया, बिल्कुल इस तरीके से गोल घुमाकर हमने इसको क्या कर दिया, एक स्फीयर का रूप दे दिया, गोले का रूप दे दिया। तो इस गोले का अपना क्या होगा, केंद्र होगा। तो हमने इसको इस प्रकार से केंद्र ले लिया। हालांकि ये जो डैश लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है। क्यों? क्योंकि यदि इसको हम ऐसे करके देखें तो ये जो वक्र जो हिस्सा है, ये वक्र इस गोले का ही एक छोटा सा टुकड़ा था। अभी संपूर्ण रूप में हमने इसको गोला बोल दिया, मगर यदि इस गोले के हम इसको केवल टुकड़े के रूप में लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र कहलाएगा या कर्वेचर कहलाएगा। सो ये जो कर्वेचर जो पार्ट है, ये जो केंद्र, जो पूरे गोले का केंद्र था, वो केंद्र इस कर्वेचर का भी तो केंद्र होगा। तो हम इस बिंदु को किस नाम से जानते हैं, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। नाउ C में सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। P किसको रिप्रेजेंट करता है, पोल को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा इस प्रकार से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। और इस लाइन को क्या कर दो आप, बिल्कुल इस तरीके से आगे बढ़ा दो, ऐसे इनफिनाइट तक, अनंत तक ये भी इधर जा रहा है, अनंत तक ये भी इस तरफ जा रहा है। अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटी सी बिंदु थी।
अभी तक हमने 4 चीजों को देखा। पहला चीज क्या आपने देखा, वो है पोल। पोल क्या होता है, वक्र सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, अर्थात पोल। वक्र सतह के शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक का जो पूरा सर्कुलर प्लेन सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन होता है, जिसमें से प्रकाश की किरणें इस तरीके से अंदर आ सकती है, वो क्या कहलाता है हम लोगों का, एपर्चर के नाम से जाना जाता है। यह वक्र हिस्से का जो केंद्र होगा, या जो पूरा इसके गोले का जो केंद्र होगा, वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीसरा बिंदु हमने देखा। चौथा जो पॉइंट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सीधी रेखा, उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। तो किन किन बिंदु के बारे में देखा आप लोगों ने, सबसे पहला जो चीज है आपने देखा पोल के बारे में, दूसरा आपने बात किया एपर्चर को लेकर, तीसरा जो हमने बात किया, तीसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर, चौथा हमने बात किया प्रिंसिपल एक्सिस को लेकर। पांचवा जो महत्वपूर्ण हम बात करते हैं वो आएगा फिफ्थ पॉइंट, इट इज अबाउट फोकस। छठवां जो आएगा वो है वस्तु की दूरी, और सातवां जो है वो प्रतिबिंब की दूरी। हम इनकी बात करेंगे। तो ये फोकस अभी हम इसमें नहीं देखें, फोकस कहाँ है, क्या है, या फोकस क्या होता है हम ये भी नहीं जानते, हमने ये लिया। तो फोकस को जानने के लिए हमारा अगला टॉपिक होगा अवतल दर्पण से परावर्तन, कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण से परावर्तन किस प्रकार से होगा। अब देखिए, यही जो हमारे पास चित्र है, इसी चित्र पर ही हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के पॉइंट्स को समझते हैं। वेरी इजी सा पॉइंट रहेगा अवतल दर्पण के परावर्तन को समझने के लिए। इस पॉइंट, इसी बिंदु से ही हम देखते हुए चलते हैं। एंड इज अबाउट, देखिए मान लेते हैं कि इधर कहीं कोई एक वस्तु रखी हुई है, कहीं कोई एक वस्तु हमने क्या है रख दिया है, ठीक है। ये इस प्रकार से वस्तु की स्थिति कुछ भी हो सकती है। हमने यहां एक कोई वस्तु रखा और सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि इस अवतल दर्पण से जो परावर्तन हो रहा है वो परावर्तन किस प्रकार से हो रहा है, इस अवतल दर्पण से होने वाला परावर्तन की प्रकृति क्या है, आपतित किरण किस दिशा से आएगी तो वह परावर्तन के पश्चात किस दिशा से होकर जाएगी, हमें यह देखना है। तो ये जो पॉइंट है, ये वस्तु रखी हुई है इस प्रकार से, और हमने क्या किया, वस्तु से कोई एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित कराई। परावर्तन के नियम को समझना है हमें, तो हमने क्या किया, केवल इस पॉइंट से एक प्रकाश की रेखा समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर हमने क्या किया, उसको आपतित कराया। अब देखो, जो भी ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम कौन सा बिंदु कहते हैं जी, आपतन बिंदु कहते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को आप ध्यान कीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि जिस भी बिंदु पर आपतित किरण आपतन हो, अर्थात प्रकाश की किरण आपतित हो, उस बिंदु पर सर्वप्रथम हमें एक अभिलंब खींचना होगा। अभिलंब ऐसी रेखा होती है जो सतह के लंबवत हो, मगर कौन से सतह के लंबवत हो, समतल सतह के लंबवत हो। तो देखिए, जैसे कि आप ध्यान रखें, ये जैसे कोई एक वृत्त है। अब ये इस पॉइंट पर मैं बोलूंगा कि इस बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना है, तो इस बिंदु पर अभिलंब कैसे खींचा जाएगा, तो अभिलंब खींचने के लिए सबसे पहले इस बिंदु पर हमें, चूंकि ये वक्र सतह है, समतल सतह होता और यहां बोला जाता इस पर अभिलंब खींचना है, तो बिल्कुल ऐसे करके एक अभिलंब खींच दिया जाता। मगर ये सतह समतल ना होकर ये इस प्रकार से कैसा है, ये बिल्कुल इस प्रकार से वक्र रूप में है। तो जब सतह वक्र रूप में होता है तो उस बिंदु पर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है, जो स्पर्श रेखा उस पर समतल रेखा का रूप ले ले। अर्थात ये यदि वक्र सरफेस है तो वक्र सतह पर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक समतल रेखा खींचते हैं, और ये समतल रेखा जो है, ये समतल रेखा कौन सी रेखा होगी, इसकी स्पर्श रेखा होगी।
तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, वक्र सतह पर अभिलंब खींचने हेतु एक समतल रेखा की आवश्यकता होती है, और ऐसे समतल रेखा को किस नाम से जाना जाता है? स्पर्श रेखा के नाम से जाना जाता है। टेंजेंट लाइन हम उस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, और इस टेंजेंट लाइन पर जो भी अभिलंब हम क्या करेंगे? इस प्रकार से खींचेंगे, ये अभिलंब हमेशा इस वक्र सतह के केंद्र से ही होकर जाएगा। अर्थात क्या हुआ कि जो आपतन बिंदु है, ये जो आपतन बिंदु दिख रहा है, इस आपतन बिंदु पर क्या करें हम? इस आपतन बिंदु पर एक इस प्रकार से हमने क्या किया? ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिया। ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा पर अब एक अभिलंब खींचना है, तो क्या होगा? यहां से खींचा गया अभिलंब हमेशा इस वक्र के केंद्र से होकर जाएगा। गणित में एक थ्योरम है, 9वीं कक्षा में जब वृत्त चैप्टर हम पढ़ते हैं, सर्कल चैप्टर, तो उस चैप्टर में ये चीज को बताया गया है, और क्लास 10th में भी है ये थ्योरम कि कोई भी सर्कल पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उसके सर्कल के किसी पॉइंट पर, तो इस टेंजेंट पर जो रेडियस को जो लाइन मिलाते हैं इस टेंजेंट पॉइंट से, वो हमेशा क्या होता है? इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया हम यहां भी करते हैं कि यह हमने क्या किया? इस बिंदु पर हमने टेंजेंट लाइन खींचा, और यह टेंजेंट लाइन पर जो अभिलंब खींचोगे वो अभिलंब क्या होगा? हमेशा इस बिंदु से ही होकर जाएगा। ये इस तरीके से देखिए, ये जो टेंजेंट है कहां से होकर जा रहा है? इसके सेंटर से ही होकर जा रहा है। इसके सेंटर से ये जो लाइन निकली और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को गया, वो बिल्कुल यहां क्या कर रहा है? 90 अंश बना रहा है। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि प्रकाश की किरण इस वस्तु से निकल कर गई, जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु पर अभिलंब है, अभिलंब से जितना आपतन कोण बनाएगा उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए वो क्या हो जाएगा? वापस चले जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए वापस जाएगा, तो वो मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर क्या करेगा? काटेगा। अब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, ये जो पॉइंट है जिस पर वो कट कर रहा है, इसी पॉइंट को ही हम किस नाम से जानते हैं? फोकस के नाम से जानते हैं। तो यहां एक बात को ध्यान दीजिए कि ये तो अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण में परावर्तन कैसे हुआ? अवतल दर्पण में परावर्तन होने का नियम यह था कि मुख्य अक्ष के ऊपर रखी वस्तु, इस वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण जब वक्र सतह से टकराती है, तो टकराने के पश्चात उस बिंदु पर हम क्या करते हैं? एक समतल रेखा खींच देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हम या एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस टेंजेंट लाइन पर इसी बिंदु पर हम क्या करेंगे? एक इस प्रकार से हम रेखा खींचेंगे। इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ये अभिलंब है, जो कि इसके केंद्र से ही होकर जाएगा हमेशा। तो आपतित किरण इस अभिलंब से जितना आपतन कोण बनाते आएगा, उतना ही यहां से परावर्तन कोण बनाते हुए यहां से क्या हो जाएगा? रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये रिटर्न बैक होने वाला जिस बिंदु से होकर जा रहा है, या जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को कट करता है, वो पॉइंट हमारा किस नाम से जाना जाता है? फोकस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बिंदु मैंने लिखा फोकस, ये उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 5 तो हमारे पास बिंदु थे, और 4-5 प्रकार की हमारे पास क्या होगी? दूरी होगी। अब दूरी में क्या क्या है, कौन कौन से डिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो दूरी क्या क्या होगी? देखिए, पोल है, पोल से फोकस की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाएगी। ये पोल वाला जो लाइन है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जो होगी वो रेडियस कहलाएगी। अर्थात इस बिंदु से केंद्र तक की दूरी होगी त्रिज्या, इस बिंदु से फोकस तक की दूरी हो गई फोकस दूरी। पोल से वस्तु तक की दूरी कहलाएगी वस्तु की दूरी। और मान लो प्रतिबिंब कहीं पर बना, मान लेते हैं प्रतिबिंब यहां बना, तो प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी ये प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी v। तो ये हमारे पास 4 प्रकार की दूरी हो रही है। 4 प्रकार की दूरी अर्थात स्मॉल f, कैपिटल R, u एंड v। ये क्या हुआ? हमारे पास फोकस डिस्टेंस है, फोकस डिस्टेंस। R मतलब हो गया हमारे लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, u मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v का मतलब है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। 7वां, 8वां, 9वां। ये देखिए, अभी तक हमने इतने पॉइंट्स को देखा। ये जो थे ये पॉइंट्स को बताते हैं, ये जो है डिस्टेंस को बताते हैं। अब 2 और चीज है, इस मुख्य अक्ष से यहां तक की ऊंचाई है, ये h1 वस्तु की ऊंचाई कहलाएगी,
अब मुख्य अक्ष में इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 के नाम से जाना जाता है। सो 10वां और 11वां बिंदु क्या है, व्हाट इज H1 एंड व्हाट इज H2। H1 मतलब क्या होता है, वस्तु का आकार या वस्तु की ऊंचाई, और H2 जो रहता है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। सो देखिए इस डायग्राम पर हमने हर एक चीज को समझने का प्रयास किया, वन बाय वन। इसलिए कभी भी कोई चित्र को देखेंगे जब इस प्रकार से, तो इसको देखते ही आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा शांत दिमाग रखते हुए आपको यहां पर अपने विवेक का प्रयोग करना है और यह देखना है कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। तो हमने अभी क्या देखा, कॉनकेव मिरर जो है, इस कॉनकेव मिरर में किस प्रकार से ये दर्पण आपका बना है, इस दर्पण में कैसे प्रकाश की किरणें आपतित होती है, आपतित होकर किस प्रकार से वो परावर्तित होकर जा रही है, तो कैसे आपको फोकस का बिंदु मिल रहा है, कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने ज्ञात किया था, सभी दूरी कहां कहां से कैसे कैसे ली जाती है, इनके बारे में हमने चर्चा किया। हालांकि कौन सी दूरी कहां से ली जाती है इसके बारे में चर्चा हम जब चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे तो उस चिन्ह परिपाटी में फिर से करेंगे। तो ये कॉनकेव मिरर का ये एक छोटा सा सेक्शन था। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है प्रतिबिंब रचना के नियम। कॉनकेव मिरर पर ही प्रतिबिंब रचना के नियम को हम यहां साइड में देखते हैं। प्रतिबिंब रचना का नियम का तात्पर्य क्या है, हमने अब परावर्तन तो देख लिया भाई, परावर्तन देखने के पश्चात प्रतिबिंब की रचना कैसे होगी और प्रतिबिंब रचना का नियम कैसे होगा उसको हमें देखना है। तो ये टॉपिक आप लिखेंगे प्रतिबिंब रचना के नियम। प्रतिबिंब रचना के नियम का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है आपतित किरण किस दिशा से आएगी तो उसके फलस्वरूप परावर्तित किरण किस दिशा से होकर जाएगी। तो आपतित किरण का किस दिशा से आना और परावर्तन पश्चात किस प्रकार से वापस जाना, यही जो हम तरीका सीखेंगे ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब रचना के नियम कहलाते हैं। तो प्रतिबिंब रचना के नियम को समझने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं कि मान लीजिए कि ये आपके पास में क्या है, एक अवतल दर्पण है इस प्रकार से, और इस अवतल दर्पण में ये जो है ये पॉइंट, ये पोल हो गया, ये हमारे पास फोकस है। अब इसके आधार पर हम समझेंगे, मान लेते हैं यहां मैंने क्या रखा, वस्तु को रखा है इस पॉइंट पर। अब प्रतिबिंब रचना के नियम क्या कहता है, अच्छा ये जो पॉइंट है ये हमारे पास C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर कहीं मैं वस्तु को रखा हूं। देखते जाइए वन बाय वन हम नियम को समझते हुए चलेंगे। यहां मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा टेबल जैसे बना देता हूं। ये आपतित किरण की दिशा को बताएगा, आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण की दिशा को बताएगा। पहला, आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम ये कहता है। फर्स्ट रूल जो बोला गया वो ये था कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो परावर्तन पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। तो नियम में क्या हुआ, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के क्या हुआ, समांतर, तो परावर्तित किरण कहां से होकर जाएगी जी, फोकस से होकर। यह पहला नियम हुआ। दूसरा नियम इसका क्या कहता है, जस्ट अपोजिट, यदि आपतित किरण फोकस से होकर आए। अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है, सेकेंड रूल है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष से होकर आता है तो उस स्थिति में परावर्तित किरण, आपतित किरण यदि फोकस से होकर आता है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। जस्ट अपोजिट, अर्थात ये जो बिंदु है यहां आ जाएगा और ये पॉइंट इधर चले जाएगा। तो आपतित किरण जब फोकस से होकर आएगी तो उस स्थिति में परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से होकर जाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर, सॉरी
मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा नियम क्या है, थर्ड रूल क्या कहता है कि आपतित किरण जब पोल से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष पर जितना कोण बनाते हुए आ रहा है उतना ही कोण बनाते हुए यहां से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, उतना ही एंगल आर बनाते हुए। तो आपतित किरण जब पोल पर आपतित होगी, पोल पर क्या होगी, आपतित, तो ये क्या हो जाएगा, पोल से परावर्तित होगी। और ये ध्यान रखना है एंगल आई का वैल्यू एंगल आर के बराबर हो, अर्थात जितना कोण बनाते हुए आएगी मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते ही ये रिटर्न बैक हो जाएगी, वापस चले जाएगी। ये तीसरा नियम हुआ। और चौथा नियम ये कहता है, चौथा नियम कि वक्रता केंद्र से होकर आए तो सी से आपतित हो, अर्थात यदि ये दर्पण थोड़ा सा इस तरीके से आगे बढ़ा है, कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो जितना जिस दिशा से आपतित हुई उसी दिशा से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सी से परावर्तित हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है इन दोनों के लिए कि आपतन कोण का मान शून्य होगा तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। देखिए इस बात को ध्यान देना है कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखो वक्रता केंद्र की दिशा से यदि होकर आती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण का मान क्या होगा, शून्य होगा। मतलब आपतन कोण का मान शून्य है, इसलिए परावर्तन कोण का मान भी शून्य होगा और वो उसी दिशा से वापस हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई किरण जब आपतित होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो क्या हो जाती है, परावर्तित होकर रिटर्न बैक चले जाती है, वापस चले जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 नियम हैं। इन 4 नियम को इसलिए पढ़ा गया क्योंकि किसी भी वस्तु से अनगिनत प्रकाश की किरणें निकलती हैं। प्रतिबिंब रचना के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो भाई वो 2 प्रकाश की किरणें किसी भी स्थिति पर हो सकती है। तो उन 2 प्रकाश किरणों के लिए हमने 4 विशेष स्थिति को बात किया है और इन 4 विशेष स्थिति में से ही कोई 2 स्थिति को लेकर हम प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे। तो ये प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया हम अगले क्लास में बात करेंगे, मगर उसके लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए, खासकर 2 नियम कि पहला नियम है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण फोकस से होकर जाएगी और दूसरा है पोल पर आपतित किरण उतना ही कोण बनाते हुए यहां से वापस जाएगी। यदि ये 2 चीजें हमको पता है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब रचना के नियम के पश्चात प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया, प्रतिबिंब कैसे कैसे निर्मित होंगे, कौन कौन सी स्थिति में वस्तु होगी और किस किस स्थिति में हम प्रतिबिंब को ले पाएंगे, कैसे कैसे प्रतिबिंब मिलेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसके गुण क्या होंगे, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चर्चा है हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।